गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम नेचुरल और सिंथेटिक रबर के बारे में आज बात करेंगे। हम सिंथेटिक पॉलीमर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल रबर के बारे में बात करते हैं। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो हम लेटेक्स से लेते हैं। लेटेक्स एक मिल्की लिक्विड है जो रबर प्लांट से हमें मिलता है। उसमें हम कट लगा के इसको ले लेते हैं ट्री बाग में। इसमें 30 to 40% रबर होता है, जिसको हम कोगुलेट करते हैं सॉल्ट ऐड करके और एसिटिक एसिड ऐड करके लेटेक्स में। कोगुलेशन में 3-4 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद जब रबर आ जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, तो उसको शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हमने इसको देखा, इसकी स्टडी की, तो हमें पता चला ये एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का। इस मॉलिक्यूल को आइसोप्रीन कहते हैं। लगभग 11 to 20,000 यूनिट्स इसमें होती हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यहाँ रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट है जो ये रिपीट हो रहा है। 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन का जो इसका IUPAC नेम है। आइसोप्रीन बेसिकली आपका क्या है? टू मिथाइल ब्यूटाडाइन। तो इसी के पॉलीमर को हम नेचुरल रबर कहते हैं। इसमें लगभग जो ये आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, ये 11 से लेके 20,000 तक हो सकती है। और इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। और हर डबल बॉन्ड पे आपको सिस मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन। पीछे हम देखेंगे ये इलास्टिक होता है। और ड्रॉबैक क्या है कि काफ़ी स्टिकी हो जाता है हॉट वेदर में, और कोल्ड वेदर में स्टिफ हो जाता है नेचुरल रबर। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए इसको कुछ % सल्फ़र के साथ हीट किया जाता है, जिससे कि सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड इसमें आ जाते हैं। इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ वल्केनाइजेशन। तो आप बताओगे कि हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विद सम अमाउंट ऑफ सल्फ़र टू रिमूव इट्स ड्रॉबैक, stickiness in hot weather and stiffness in cold weather. This process is called vulcanization. इसके ड्यूरिंग क्रॉस लिंक आ जाएंगे चेन्स के बीच में सल्फर के, जिसको हम डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 2 चेन आपने ड्रॉ करनी है इसके लिए। ठीक है, ये एक आइसोप्रीन यूनिट है और ये आपका दूसरा। CH3 जो है ये यहाँ आएगा, तो हमारा राइट होगा। यहाँ पर CH2 आएगा। तो इस तरीके से आप दिखा दोगे सल्फ़र सल्फ़र के लिंकेजेस। जहाँ पर आप लिंकेज दिखाओगे वहाँ पे आपने वैलेंसी को चेक कर लेना है कि हाइड्रोजन कम लगाओगे आप यहाँ पर, वो हाइड्रोजन H2S की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जो भी हम लिंकेज आ रहा है जहाँ पे भी कार्बन के पास, तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन इससे क्या होता है कि रबर की इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है और ये टफ़ हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, हीट रेजिस्टेंट बन जाएगा, स्टिकीनेस नहीं आएगी हीटिंग हॉट वेदर होने पे। तो ये इसका डायग्राम है, आपको याद होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कितना सल्फ़र हमने यूज़ किया है, डिफरेंट तरह का रबर बनता है। जैसे कि अगर हम 1 to 3% सल्फ़र के साथ हीट कर रहे हैं तो सॉफ्ट और स्ट्रेची रबर बनता है, जो कि हम रबर बैंड या फिर ट्यूब बनाने में यूज़ करते हैं टायर्स के लिए। और अगर 3 to 10% हमने सल्फ़र यूज़ किया है तो हार्ड रबर बनता है थोड़ा, और जो कि फ्लेक्सिबल है, जो हम टायर बनाने में यूज़ करते हैं। पहले वाला हम ट्यूब बनाने में यूज़ करते हैं, टायर्स में जो ट्यूब डलता है अंदर। और आजकल आपको पता है ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं काफ़ी टाइम से,
तो यहाँ पर हम वो इस तरीके का रबर यूज़ करते हैं। अगर हमने 20 to 30% सल्फ़र यूज़ कर लिया तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक आपको मिल जाएगा। वल्केनाइजेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम एसेलरेटर्स यूज़ करते हैं जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है। उनको वल्केनाइजेशन एसेलरेटर कहते हैं, जो प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और फास्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल दिखाए हैं, इनका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। और इन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन कर दें यहाँ सल्फ़र सल्फ़र लिंकेज से, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये आपके वल्केनाइजेशन एसेलरेटर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर को हम सिंथेटिक पॉलीमेरिक मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सॉरी, तो एज ए पॉलीमर्स जो हमने खुद बनाए हैं और जो रबर लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। सबसे पहला सिंथेटिक रबर जो है वो हमने आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से हमें मिला था, जो हम नेचुरल रबर में भी देखते हैं, लेकिन इसको हमने खुद बनाया तो ये सिंथेटिक हो जाता है। इसको हाँ करने के लिए हमने लिथियम यूज़ किया, लिथियम की प्रेजेंस में, और इसमें भी नेचुरल रबर जैसी प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ और एग्जांपल हैं जैसे कि सिस पॉलीब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है उसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं और 1,4 एडिशन होता है। इसके ड्यूरिंग हमारा जो पॉलीमर बनता है वो स्पेसिफिकली सिस होता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस होंगे दोनों में बड़े बड़े ग्रुप्स। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन सिस रहता है, तो सिस प्रोडक्ट बनता है। फिर हमारे पास स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर है कि हम फ्री रेडिकल एडिशन को पॉलीमराइजेशन करते हैं, और इसके लिए हम 1 पार्ट जो है वो स्टायरीन यूज़ करते हैं और 3 पार्ट ब्यूटाडाइन यूज़ करते हैं। इस तरीके से स्टायरीन और ब्यूटाडाइन का कॉम्बिनेशन है 1:3 की रेशो में है। पोटेशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करेंगे तो ये कंबाइन हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉलीमराइज होके आपको स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर दे देगा, जिसको हम SBR कह सकते हैं, एब्रीविएट कर देंगे। अगर पॉलीमराइजेशन को हम 323 केल्विन पे करते हैं, 60% ब्यूटाडाइन जो है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। जो यहाँ पे हमें सिस चाहिए था ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हम 323 यूज़ करते हैं तो हमारी जो पॉलीमर बनता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में 60% ट्रांस आ जाएगा, और ये परसेंटेज हाई भी हो सकता है अगर हम लो टेम्परेचर पे करते हैं। तो जो ये वाला पॉलीमर हमने बनाया 323 पे, इसको हम रेगुलर SBR कहते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है नेचुरल रबर से। अगर हम पॉलीमराइजेशन लो टेम्परेचर पे करते हैं तो उसको कोल्ड रबर कहते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट नेचुरल रबर जैसी होती है। ठीक है, तो कोल्ड रबर याद रहेगा ना सभी को। अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रखा है 323, उस पर कर रहे हैं तो वो रेगुलर है, और अगर लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं 278 केल्विन के आसपास, तो वो कोल्ड रबर हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को हमने किया था वल्केनाइजेशन करके, और SPR को हम यूज़ करते हैं लाइट ड्यूटी टायर्स में, बेल्टिंग में, होज एंड रबर सोल बनाने में। फिर हमारे पास आता है ब्यूटाइल रबर।
इसमें हम आइसोप्रीन के साथ साथ आइसोब्यूटाइलीन यूज़ करते हैं, जो कि मेजर कंपोनेंट रहेगा। सिर्फ 2% हमने आइसोप्रीन यूज़ किया है, ये आइसोप्रीन है और ये आइसोब्यूटाइलीन है। तो इन दोनों को जब हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का रबर आ जाता है। ठीक है, ये आपका आइसोब्यूटाइलीन है, ये फिर ये आइसोप्रीन, फिर आइसोब्यूटाइलीन और फिर से आइसोब्यूटाइलीन। तो इस तरीके से हमारे पास ये रबर बन जाएगा। एन हम लिख देंगे। पॉलीमेरिक चेन जो है वो लीनियर होती हैं और क्रॉस लिंक करने के लिए हम वल्कनाइजेशन कर देते हैं इसमें भी। ये आपका था आइसोब्यूटाइल रबर, जो आइसोब्यूटाइलिन मोनोमर से बना है। उसके बाद है पोली आइसोप्रीन। सिंपल जो हमने पोली आइसोप्रीन यूज़ किया, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल रबर से काफ़ी डिफरेंट है। लास्ट है हमारे पास नियोप्रीन या फिर प्रीन। तो मिथाइल की जगह पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये हमारा 1,2-ब्यूटाडाइन में, इसको हम नियोप्रीन कहते हैं, और या फिर हम इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। पोटाशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा, नियोप्रीन बन जाएगा। ये नेचुरल रबर से सुपीरियर है और ये रेजिस्ट करता है ऑयल और नेचुरल सॉल्वेंट्स को। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है यहाँ पर और गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस है, यानी कि वेदर जब चेंज होगा, हॉट या कोल्ड वेदर आएगा तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसको हमने जहाँ भी यूज़ किया है। और वल्कनाइजेशन कर सकते हैं हम इसको सिर्फ हीटिंग करके, सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है, इसी में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है अपने आप क्लोरीन के थ्रू। और इसको हम होल्स बनाने में यूज़ करते हैं, बेल्टिंग, शू हील और स्टॉपर्स। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते नहीं हो। तो इसके साथ ही हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स पूरा होता है। आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, आसान है काफ़ी, लेकिन आपको मोनोमर्स याद रखने में थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि बहुत सारे पॉलीमर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।